सभी लोगों को जय हिंद। आज जो है हम लोग फिजिक्स के नए लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं और इस लेक्चर में जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, एक बार आप लोगों को बता दूं कौन कौन सी चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। तो पहला हम बात करेंगे बल का, बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, न्यूटन्स के जितने भी गति संबंधित नियम हैं, लॉज ऑफ मोशन है, उनके बारे में बात करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करेंगे जिसको अभी केंद्रीय बल कहा जाता है, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब केंद्रीय बल, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के प्रकार क्या होते हैं, घर्षण के प्रकार क्या होते हैं। फिर सिंपल मशीन में लीवर की बात करेंगे जिसको आप उत्तोलक बोलते हो। फिर टॉर्क की बात करेंगे जिसको आप बल आघूर्ण बोलते हो। इसके साथ साथ हम बलयुग्म या फिर कपलिंग की बात करेंगे। बलयुग्म की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम और फिर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जिसको आप द्रव्यमान केंद्र बोलते हो। इन सब के बारे में इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग एक एक करके अब पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बल क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। तो बल सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है किसी भी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन को, अवस्था में परिवर्तन को, परिवर्तन के लिए किया गया कार्य या किया गया उस पर एक्टिविटी बल कहलाती है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी बॉडी अगर आपकी किसी पोजीशन में रखी हुई है या फिर कोई भी बॉडी मूवमेंट में है, वो चल रही है किसी भी दिशा में, समझ में आ गई बात, ये एक जगह पर रुकी हुई है और ये जो बॉडी है कहीं मूव कर रही है, तो इनकी अवस्था में परिवर्तन जो भी चीज ले आएगा उसको आप बल कहोगे। जैसे अगर आपने इसके ऊपर वह बल या फिर फोर्स अप्लाई किया तो यह अपनी अवस्था को बदल देगी और ये रुकी हुई नहीं रहेगी, मूवमेंट में आ जाएगी। उसी तरीके से ये चल रही वस्तु है, मूव है, चल रही है। अगर आपको इसकी दिशा में परिवर्तन करना है, इसके वेग में परिवर्तन करना है, या फिर इसको रोक देना है, या फिर इसमें आपको एक्सेलरेशन डालनी है, मतलब इसकी स्पीड को आपको बढ़ा देना है, तो उसके लिए भी आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात क्या हो गई, बल एक प्रकार का पुश है या पुल है। सिंपल सी बात है, पुश मतलब होता है ढकेलना, बल एक प्रकार का पुश है या पुल है। ठीक है, या तो आप पुश बोलोगे ढकेलना, और पुल मतलब क्या हो गया, खींचना। तो देखिए क्या होगा, ये पुश और पुल, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यह व्यक्ति इसके ऊपर दो प्रकार से बल लगा सकता है, या तो यह इसे अपने तरफ खींच सकता है या तो इसे आगे ढकेल सकता है, यही दोनों चीजें तो करेगा। या तो ये अपने तरफ इसे क्या करेगा, पुल करेगा, या तो इसे क्या करेगा, पुश करेगा। और इन दोनों चीजों के लिए इसको आवश्यकता किसकी होगी, तो आप बोलेंगे बल, फोर्स लगेगा। आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसके दरवाजे पर लगा रहता है ना ऐसे, एक तरफ यहाँ पर हैंडल लगा रहेगा, एक तरफ लिखा रहता है पुश और एक तरफ लिखा रहता है पुल। हमेशा इसी में कंफ्यूजन होता है कि पुश मतलब ढकेलना या खींचना होता है। ठीक है, तो पुश या फिर पुल किस लिए, किस लिए चाहिए, तो आप बोलेंगे बल लगाने के लिए, फोर्स लगाने के लिए। ठीक है बात। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट इसकी दो तरीके से होती है। अगर आप एफ को एसआई यूनिट में देखेंगे तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। न्यूटन किस लिए, क्योंकि न्यूटन ने ही इस तरह की चीजों के बारे में लोगों को सबसे पहली बार बताया था। फिर एफ की अगर बात करेंगे आप सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट में तो इसका जो यूनिट होती है वो होती है डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, मतलब न्यूटन
एक बड़ी यूनिट है और डाइन छोटी यूनिट है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इसकी मास की यूनिट क्या होती है? तो आप बोलेंगे केजी। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, विस्थापन अपॉन समय होता है। विस्थापन की यूनिट तो आप बोलेंगे मीटर, और समय की यूनिट सेकेंड। इसको यहाँ पर पुट करो तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई? मीटर अपॉन सेकेंड। ये वेलोसिटी की है और टाइम यहाँ पर दे रखा है तो आप बोलेंगे सेकेंड। तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ केजी हो गया ये, और ये एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो केजी मीटर S-2। ठीक है बात। और इसी को आप क्या बोलते हो? न्यूटन। और इसी को आप क्या बोलते हो? न्यूटन। अगर वहीं पर केजी की जगह मैं ग्राम कर दूं, और मीटर की जगह मैं सेंटीमीटर कर दूं, और ये कर दूं सेकंड स्क्वायर, क्योंकि कोई भी आप सिस्टम ले लोगे, कोई भी आप यूनिट वो ले लोगे मेजरमेंट यूनिट, तो वहां पर टाइम की जो यूनिट होती है हमेशा सेकंड ही रहती है। इसको दिमाग में रख लीजिएगा। तो केजी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोला जाता है डाइन। इसको क्या बोला जाता है? डाइन बोला जाता है। ठीक है बात। तो वही चीज यहाँ पर है आपकी। समझ में आ गई बात? या तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो, या तो न्यूटन बोल दो, या तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दो, या तो डाइन बोल दो। समझ में आ गई बात? अब देखिए, तो अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। टाइप्स ऑफ फोर्स, या फिर आप बोलेंगे बल के प्रकार। तो इसको आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है फील्ड फोर्स। फील्ड फील्ड फोर्स। हिंदी में बोलते हैं असंपर्क बल। या फिर बोला जाता है क्षेत्र बल। और दूसरा होता है कांटेक्ट फोर्स, या फिर संपर्क बल। ठीक है बात। फोर्स के प्रकार में क्या क्या हो गया? दो प्रकार के फोर्स हो गए। एक हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स, या फिर फील्ड फोर्स बोलोगे, या फिर कांटेक्ट फोर्स। अब इनसे समझ में आ गई होगी बात, नाम से ही समझ में आ गया होगा। अगर दो वस्तुओं के बीच में संपर्क नहीं हो रहा है, इनके बीच में लगने वाला बल क्या कहलाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। परंतु वहीं पर दो वस्तुओं के बीच में अगर संपर्क हो रहा है, तो इनके बीच में लगने वाला बल क्या कहलाएगा? आपका कांटेक्ट फोर्स। क्या कहलाएगा? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है बात। अब देखिए, तो पहले हम बात कर लेते हैं कांटेक्ट फोर्स की। ठीक है, क्योंकि छोटा है तो इसको आराम से हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप कांटेक्ट फोर्स की बात करोगे तो इसमें तीन प्रकार के बल लगते हैं। एक होता है आपका मस्कुलर फोर्स, या फिर आप बोलोगे मांसपेशीय बल। दूसरा होता है आपका मैकेनिकल फोर्स, या फिर आप बोलोगे यांत्रिक बल। तीसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर आप बोलोगे घर्षण बल। ठीक है बात। तो अब देखिए, तो पहला क्या है? मस्कुलर फोर्स। आपके मांसपेशियों द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है बात, इसे इस बॉक्स को लिफ्ट करना है। इस बॉक्स को क्या करना है? उठाना है। उठाने के लिए ये जो बल आरोपित करेगा वो अपने हाथ की मांसपेशियों से करेगा।
तो वो जो बल लगेगा वो क्या होगा, मस्कुलर फोर्स। परंतु आपको मस्कुलर फोर्स लगाने के लिए इस वस्तु को अपने हाथ से पकड़ना पड़ेगा या पैर से आपको छूना पड़ेगा। तो कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट होगा तो इसको किस में रखा जाएगा, कांटेक्ट फोर्स में। तो मस्कुलर फोर्स जो मांसपेशियों द्वारा लगाया हुआ बल होता है उसे आप मांसपेशीय बल या फिर मस्कुलर फोर्स कहते हो। यांत्रिक बल की बात करते हैं। मान लो ये कोई एक कुआं है, ठीक है बात, यहां पर लगा हुआ है आपका पुली, इसके बाद यहां पर क्या है, बाल्टी लटकी हुई है, पानी, ठीक है, और यहां पर कोई व्यक्ति है जो उसे क्या कर रहा है, खींच रहा है। समझ में आ गई बात, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसे खींच रहा है। तो यहां पर आपकी कौन सी फोर्स लगेगी, यांत्रिक बल लगेगा, मैकेनिकल फोर्स लगेगा। समझ में आ गई बात। ठीक है बात। चलिए अब तीसरा देखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स या फिर घर्षण बल की बात करेंगे तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कांटेक्ट फोर्स होता है। तो ये जो है ये उन वस्तुओं के बीच में लगता है जो कि आपस में कांटेक्ट में है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये कोई बॉक्स है, अब आप इसके ऊपर इधर से बल लगा रहे हो, तो घर्षण बल हमेशा कहाँ लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है। अब ये जो घर्षण बल होता है ये क्या करता है, अपोज करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, अपोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति को अवरोधित करता है, अवरोधित करता है। इसका एक चैप्टर ही है, अभी आगे इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, अब इसका मूवमेंट किधर हो रहा है, इस साइड में। आपने जिस दिशा में बल लगाया उसी दिशा में इसका मूवमेंट हो रहा है, परंतु जो घर्षण बल होता है वो मूवमेंट के दिशा के विपरीत होता है। अब अगर घर्षण ज्यादा हो जाता है तो मूवमेंट क्या होगा, रुक जाएगा। अगर घर्षण आपका कम रहेगा तो ये स्लाइड करना शुरू कर देगा, सरकना शुरू कर देगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी बॉल को ऐसे लिया और एक आदमी ने इसको अपने पैर से एक किक मारी, एक आदमी ने इसको अपने पैर से क्या मारा, किक मारा। अब ये आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो आगे जाते जाते एक समय आएगा कि वहां पर वो रुक जाएगा। अब धीरे धीरे इसकी स्पीड में क्या होगी, इसकी वेलोसिटी में क्या होगी, कमी होगी। वेलोसिटी में कमी किस कारण से हो रही है, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा बल होगा जो इसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहा होगा। अगर वो विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है तो गति को अवरोध करेगा और एक समय ऐसा आएगा जब उस पे इस आदमी ने बल लगाना छोड़ दिया, बल नहीं लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा बल लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो इस वजह से ये बॉल आगे जाते जाते डुगरते हुए रुक जाएगी। समझ में आ गई बात। लेकिन इन सारे फोर्सेस के लिए आपको कांटेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये वस्तु जैसे मान लो फुटबॉल है तो फुटबॉल को किक करोगे, अगर ये जमीन पर किक करोगे तो आगे जाने पर ये रुक जाएगी। परंतु अगर आप इसको हवा में मारोगे तो हवा में ये फोर्स काम नहीं करेगा, वहां पर कौन सा काम करेगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स काम करेगा उसके ऊपर। समझ में आ गई बात। सरफेस द्वारा जब तब तभी उस पर बल लग सकता है, तभी उस पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा जब तक ये दोनों वस्तु आपस में टच में रहेंगी। मैकेनिकल फोर्स में भी क्या चाहिए होगा, टच का सिस्टम चाहिए होगा। अगर आप कांटेक्ट में नहीं है तो मैकेनिकल फोर्स नहीं माना जाएगा। मस्कुलर फोर्स की अगर बात करेंगे तो अगर आपने अपने मसल्स का यूज करना है तो उसके लिए आपको उस वस्तु को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। तो ये तीन प्रकार के बल होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, कांटेक्ट फोर्स को बोलते हो। ठीक है बात। तो इसके लिए क्या आवश्यक होता है, वस्तुओं के बीच में संपर्क की आवश्यकता होती है, वस्तुओं के बीच संपर्क आवश्यक है। समझ में आ गई बात। देयर मस्ट बी अ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की। यह असंपर्क बल होता है। ठीक है, और मूलभूत, अगर आप देखोगे मूलभूत रूप से इसको चार भाग में विभाजित करते हैं। मूलभूत रूप में आप इसको कितने भाग में विभाजित करते हो, चार भागों में। जैसे सबसे पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको आप बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके लिए संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। फिर होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर आप बोलोगे विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल
इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हिंदी शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ लिखा जाता है इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर होता है दुर्बल नाभिकीय बल। नाभिकीय बल जिसको आप बोलते हो वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, WNF। ये क्या होगा, दुर्बल हो गया। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिसको प्रबल नाभिकीय बल बोला जाता है, प्रबल नाभिकीय बल। या फिर आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। SNF। अब देखिएगा ध्यान से। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसका जो परास होता है या फिर रेंज होती है, अनंत होती है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है वो आपस के बीच में क्या लगा रही है, आपके आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। जैसे अगर मैं बात करूं सन, और इधर क्या है मरकरी, तो सन मरकरी के ऊपर क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। और ये आपकी मरकरी सन के ऊपर क्या लगा रही है, आपके ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मान लो एक सन है और उसके दूर का, सन के सबसे नजदीक का तारा क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी क्या कर रहा है, सन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और सन भी क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ठीक। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं, जब आप सन की बात करते हो और उसके बगल में आप ले लेते हो अर्थ की, ध्यान समझिएगा, सन की बात करेंगे और अर्थ की, तो सन द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाने वाला बल, सन द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाने वाला बल कहलाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। या फिर आप बोलोगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है बात। परंतु पृथ्वी द्वारा लगाया हुआ बल किसी के ऊपर भी, उसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अभी आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा काफी विस्तार से, तो अभी ध्यान समझिएगा। जब भी आप बात कर लेते हो अर्थ की, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में आप ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रयोग नहीं करते हो, आप हमेशा क्या करोगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का प्रयोग। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी पृथ्वी के केंद्र के तरफ लगने वाला बल होता है। मतलब किसी भी चीज को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींचती है तो उसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल। समझ में आ गई बात। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर कोई बल लग रहा है तो वो उसके ऊपर क्या लगे, गुरुत्वाकर्षण बल। परंतु जैसे ही आप पृथ्वी की बात कर लेते हो, पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला बल किसी के ऊपर भी वो क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय बल। जैसे मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, आपने किसी एक सिक्के को, एक मोनू है यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, किसी भी चीज को ऊपर की तरफ उठा रहा है, फेंक रहा है। अब ये जो चीज है ये वापस आएगी। ये वापस किसके द्वारा आ रही है, पृथ्वी द्वारा लगाए हुए ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं बाबू, जब भी पृथ्वी की बात करोगे तो वहां पर किसका प्रयोग करोगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर गुरुत्वीय बल की बात करोगे। समझ में आ गई बात। ठीक है। पृथ्वी हमें किसके द्वारा खींच करके रखती है, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा। समझ में आ गई बात। ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन वहीं पर अगर पृथ्वी द्वारा लगाने की बात करोगे तो पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। वो किसी के ऊपर भी लगाएगी तो उसके लिए क्या कहेंगे, गुरुत्वीय बल। हमने उसको अलग से ही डिनोट कर दिया, क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, तो इसलिए पृथ्वी के लिए हमने अलग से एक बल के कर दिया। क्योंकि अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स करोगे तो सबके ऊपर लग रहा है, लेकिन पृथ्वी के बारे में जब बोलना होगा तो स्पेसिफिकली हम किसकी बात करेंगे, गुरुत्वीय बल की बात करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, यह रेंज इसकी क्या होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। कितना भी दूर रहेगा उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। ठीक है। और ये वीकेस्ट फोर्स है, दुर्बलतम बल है, वीकेस्ट फोर्स है, दुर्बलतम बल है। ठीक है। अगर ये दुर्बलतम नहीं होता तो अभी
वीनस और अर्थ टकरा गए रहते और वो टकराने के बाद जाकर के सन में समाहित हो गए रहते, क्योंकि सन का क्या है, द्रव्यमान ज्यादा है, उसके द्वारा लगाया जाने वाला बल क्या होगा, ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा है, बल ज्यादा है, तो उसके द्वारा जो हम छोटे छोटे ग्रह हैं जितने भी, वो सब खींच करके सन में समाहित हो गए रहते। इसी वजह से कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो वीकेस्ट फोर्स होता है, दूरी क्या होती है, अनंत होती है इसकी। ठीक है, अब देखो, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, इसका भी रेंज जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। रेंज कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका जो परास होगा वो अनंत अनंत दूरी पर स्थित वस्तुओं के बीच में भी ईएमएफ लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। यह यह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण पर सिर्फ और सिर्फ आकर्षण है बेटा। क्या है, सिर्फ आकर्षण, अट्रैक्टिंग फोर्स है, अट्रैक्टिंग फोर्स है। और विद्युत चुंबकीय बल आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, ये थोड़ा सा मजबूत होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, मजबूत होता है। ये जो एरो मैंने बनाया है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। रेंज क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, अनंत होता है, परंतु ये अट्रैक्टिंग और रिपल्सिंग दोनों होता है। यह आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों है। ठीक है, अट्रैक्टिंग एंड रिपल्सिंग। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, दो बॉडी है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक निगेटिवली चार्ज, ये क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं दोनों को क्या कर दूं, पॉजिटिव कर दूं, या दोनों को मैं क्या कर दूं, निगेटिव कर दूं, तो दोनों के ऊपर लगने वाला बल कैसा हो जाएगा, रिपल्सिंग हो जाएगा। ठीक है, अनंत दूरी पर लगता है, परंतु ये आकर्षण भी हो सकता है और आपका प्रतिकर्षण, अट्रैक्टिंग और रिपल्सिंग दोनों से। परंतु गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये खिंचाव करेगा, आपस में एक दूसरे को बांध करके रखेगा। ठीक, उसका दुर्बल नाभिकीय बल, ये जो होता है वो विद्युत चुंबकीय बल से मजबूत होता है। इसका जो रेंज होता है वो कम होता है। रेंज क्या होता है इसका, कम होता है। कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर अप्रोक्सीमेटली, इतना माना जाता है इसका। वहीं पर अगर आप वहीं पर अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करोगे तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है। यह प्रकृति का प्रबलतम बल है। ये प्रकृति का क्या है, प्रबलतम बल है, सबसे स्ट्रांग होता है ये। इसका जो रेंज होता है या परास होता है वो क्या होता है, कम होता है, इससे भी कम होता है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर में ये लगेगा। ठीक है, जो नाभिकों के अंदर होता है, जिस वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बांधे हुए रखता है ऑर्बिट में, उनके ऊपर जो बल लगता है वो कैसा होता है, आपका प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, अब देखिए, तो दुर्बल नाभिकीय बल क्या होगा, जैसे जैसे आप एटम की साइज को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है बात। तो एक बात समझो, अगर मैं के की बात करता हूँ, के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट, एन ऑर्बिट, ओ ऑर्बिट, पी ऑर्बिट, तो सबसे बाहर वाले जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे, कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके ऊपर न्यूक्लियस द्वारा लगाया जाने वाला बल या इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा होगा वो क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गई बात। परंतु जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एकदम नजदीक है उस पर लगने वाला बल क्या होगा, मजबूत होगा। तो इसी ये दोनों न्यूक्लियर फोर्स ही हैं, परंतु जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाहरी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ सकता है, परंतु सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा छोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इनके बीच में लग रहा बल ज्यादा है, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बल लग रहा है न्यूक्लियस द्वारा वो क्या होगा, आपका कम होगा। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आसानी होती है, परंतु अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, क्योंकि बल वहां पर ज्यादा है। ठीक है, दोनों है, दोनों न्यूक्लियर एनर्जी ही है, न्यूक्लियर फोर्स, सॉरी न्यूक्लियर एनर्जी करो, न्यूक्लियर फोर्स ही है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स है तो उसका मतलब क्या हो गया, उनके बीच के दूरी की बात कर लोगे, जो सबसे नजदीक होगा बल ज्यादा, दूर होगा बल कम हो जाएगा। ठीक है बात। तो ये चार प्रकार के आपके बल होते हैं जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। अब ध्यान समझो, नॉन कांटेक्ट मैंने क्यों बोला, क्या सन और मरकरी के बीच में कोई कांटेक्ट है, नहीं, वो क्षेत्रों में लग रहा है, इसलिए इसको क्षेत्र बल, ये क्षेत्र है उसका, तो ये क्षेत्र में लग रहा है, इसलिए क्या हो गया, आपका क्षेत्र बल हो गया। अगर आप बोलोगे कि न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या कोई कांटेक्ट है, नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए वो कैसा फोर्स होता है, फील्ड फोर्स हो जाता है। समझ में आ गई बात। वैसे विद्युत चुम्बकीय बल की बात करेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में कभी भी कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन उनके ऊपर जो बल लगता है वो क्षेत्र बल होता है, उनके बीच में लगता है, इसलिए इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है।
आई होप टाइप ऑफ फोर्स आपको समझ में आ गया होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स और कांटेक्ट फोर्स के बारे में। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, न्यूटन के गति संबंधित नियम, गति संबंधित नियम के बारे में। ठीक है, न्यूटन के गति संबंधित नियम में अब ध्यान समझिएगा, ये जो न्यूटन साहब थे ना, इन्होंने 1687 में एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। इस प्रिंसिपिया में इन्होंने अपने इन तीन नियमों का वर्णन किया है। ठीक है, इसको गति विषयक नियम या गति संबंधित नियम कहा जाता है। तीनों नियम की चर्चा की। तो प्रथम नियम जो था वो है आपका, ठीक है, जिसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहा जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको बताया था, न्यूटन साहब ने इसे समझा ही दिया था, इसको बताने वाले थे आपके गैलीलियो। गैलीलियो, इसीलिए इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इन्होंने बताया था लेकिन इसे समझा नहीं पाए थे। उसको समझाने का काम किसने किया था? न्यूटन ने किया था। इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को आपको गैलीलियो का नियम भी कहना पड़ता है। समझ में आ गई बात? अगर आपसे पूछा जाए गैलीलियो का नियम किसे कहा जाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहा जाता है गैलीलियो का नियम। ठीक, लेकिन उसे समझा वो नहीं पाए थे। ठीक, ये क्या है आपका, इसमें इसमें कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक, लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर आप बोलोगे जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। अब पहली चीज ये आती है कि जड़त्व है क्या। सिंपल सी बात है, जड़त्व क्या है? तो जड़त्व सिंपल सा अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, जड़त्व क्या होता है आपका? वस्तु का द्रव्यमान होता है। वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान, या फिर आप बोलोगे मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी को आप क्या बोलते हो? इनर्शिया बोलते हो या फिर जड़त्व बोलते हो। जैसे मान लो यह एक आदमी है, ठीक है, और उसके पास, उसके बगल में ही यह एक मोटू सा आदमी खड़ा है। ठीक है, पेट निकला हुआ है इसका, ये मोटू सा आदमी खड़ा है। ठीक है बात, अब ध्यान से देखिए, इसका जो मास है वो 60 kg है, 60 kg। इसका जो द्रव्यमान है या फिर मास है ये है 80 kg। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में अगर मैं तुलना करने के बोलूं कि किसका जड़त्व ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे इस मोटुल्ले का जड़त्व क्या होगा, वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गई बात? और इसकी इनर्शिया क्या होगी, वो, उसकी इनर्शिया क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका मास क्या है, कम है। देखो, अब इसको मैं क्या कैसे समझाऊंगा आप लोगों को, ध्यान समझिएगा कि जड़त्व वो स्थिति है। जड़त्व क्या है? वह स्थिति है जिसको तोड़ने के लिए बल की आवश्यकता होती है। समझ में आ गई बात? जड़त्व वो स्थिति है जिसको बदलने के लिए या खत्म करने के लिए किसी बल को आरोपित करना पड़ता है। ध्यान से देखना, अगर मान लो इसका मास 60 किलो है, इसका मास कितना है, 80 किलो है। अब नॉर्मल बड़ी ही लेमैन भाषा में, अगर मुझे इन दोनों को गिराना है या फिर चलाना है, ये देख दो, ये दोनों एक ही स्थान पर रुके हुए हैं। अगर मुझे इन दोनों को चलाना है या फिर गिराना है, तो मुझे बल ज्यादा किस में लगाना पड़ेगा? इसको गिराने में। समझे? क्योंकि इसका मास क्या है, ज्यादा है, मुझे ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी इसकी इनर्शिया को ब्रेक करने में। परंतु वहीं पर कम बल में मैं इसकी इनर्शिया को ब्रेक कर सकता हूं। तो बल वो है जो कि इनर्शिया में या फिर जड़त्व में बदलाव लाता है।
ठीक है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो आप बोलेंगे उस वस्तु के द्रव्य मान पर यह डिपेंड करता है। उस वस्तु के किस पर डिपेंड करता है? ये मास पर डिपेंड करता है। ठीक। ठीक, अब देखो, लिखवा देता हूं। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करे, जड़त्व कहलाता है। प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट opposes the change in state is called inertia। ठीक है। इनर्शिया की क्या है? डेफिनेशन है जड़त्व की। ठीक है बात। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे, जड़त्व कहलाता है। ठीक है बात। चलो, और इस जड़त्व को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? बल चाहिए होता है। जड़त्व को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा? बल चाहिए होगा। अवस्था में परिवर्तन के लिए क्या चाहिए होगा? बल चाहिए होगा। अब बल आएगा आगे। ठीक है, तो अभी देखते जाओ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कोई एक कॉस्को की बॉल है, ठीक है, छोटी वाली जो क्रिकेट वाली बॉल होती है, और एक कोई फुटबॉल है। कोई एक कॉस्को की बॉल है, कोई एक फुटबॉल है। अब इन दोनों के अंदर किस में जड़त्व ज्यादा होगा? तो आप बोलेंगे सीधी सी बात है सर, फुटबॉल में जड़त्व ज्यादा होगा, इसको ज्यादा तेजी से किक मारना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा छू देंगे तब भी ये क्या होगा? आगे बढ़ जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ? तो एक चीज तो मैंने यह बताई कि जड़त्व जो है वो किस पर डिपेंड करता है? वस्तु के मास पर। परंतु वस्तु का मास अगर गोल है, अगर कोई वस्तु आपके वृत्ताकार में है, सर्कल शेप में है, तो उसमें वो किस पर डिपेंड करेगा? उसकी रेडियस पर। ये भी तो कह सकते हो कि अगर इसका रेडियस कम है, उसका द्रव्यमान भी क्या होगा? कम। इसका रेडियस क्या है? ज्यादा, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ज्यादा। सीधी सी बात है। तो मतलब जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान पर, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पहली चीज। ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या होगा? जड़त्व किसी वस्तु के त्रिज्या या फिर रेडियस पर भी डिपेंड करता है। त्रिज्या पर निर्भर करता है। सिंपल सी बात है। रेडियस बढ़ा दोगे, साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा तो उसका मास भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। यही दो चीज आपको दिमाग में रखनी है। किसके? इनर्शिया से। अभी आगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। अब इनर्शिया दो प्रकार की होती है। अब इनर्शिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसको आप बोलते हो विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर अवस्था में है, तो वह तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी, अवस्था में रहेगी जब तक उस पर, जब तक उस पर कोई बाह्य बल, कोई
बाह्य बल न लगाया जाए। A body in rest will remain in rest until external force is applied on it। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई पेन उठाया और पेन को आपने मेज पर रख दिया। अब वो मेज पर ही पड़ी रहेगी और तब तक पड़ी रहेगी जब तक आप दोबारा उस पर बल लगा करके उठाते नहीं हो। समझ में आ गई बात? आपने क्लास में नोट्स बनाया और नोट्स को ले जाकर के घर में किसी भी रैक पर अपने रख दिया। वो तब तक आपके रैक पर ही पड़ी रहेगी जब तक आप उस पर बल लगा करके निकाल के उसके पन्ने को पलटोगे नहीं। कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु है इस पृथ्वी पर, वो हमेशा अपनी अवस्था को बरकरार रखना चाहती है। अगर वो रेस्ट में है, वो तब तक अपने रेस्ट में रहेगी, तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर आरोपित ना किया जाए। इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जड़त्व का, विराम का जड़त्व। ठीक। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसके एग्जाम्पल और इसी के एप्लीकेशन जो होते हैं आपके पेपर में पूछते हैं। जैसे आप जब, पहला एग्जाम्पल, आप अभी रजाई, ठंडी का समय आने वाला है, आप क्या करोगे, दीवान में से रजाई को निकालोगे। अब दीवान में रखे रखे या फिर कहीं पर भी रखे हुए, बांध के रखे हुए उस दरी पर कुछ धूल धूल के कण चिपक गए होंगे। आप क्या करोगे, उस दरी को दीवार पर लटका करके धूप में, ठीक है, मान लो ये दरी है, आपने इसको क्या किया, दीवार पर लटका दिया। आप इस पर क्या करोगे, डंडे से पीटोगे। आप इस पर क्या करोगे, डंडे से पीटोगे। जब आप इसको डंडे से पीटोगे तो ये जो आपका बड़ी वाली दरी है वो तो आ गई मूवमेंट पर, परंतु इस पे चिपके हुए जो कण होते हैं, इन्हें, ये अभी भी रेस्ट अवस्था में ही है। जब आप दरी को पीटते हो तो दरी पीछे की तरफ चली जाती है और ये जो आपके कण होते हैं वो अपनी जगह पर स्थिर होते हैं। तो दरी से जो आपकी धूल होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। रीजन उसके पीछे, क्योंकि उस पे लगे हुए कण विराम अवस्था में है। उन्हें नहीं पता है कि दरी मूव कर जाएगी अचानक, और जैसे दरी मूव की, ये कण इनर्शिया की वजह से, अपने विरामावस्था की वजह से विराम में ही रहेंगे और दरी में मूवमेंट आ जाएगा और ये कण अलग हो जाएंगे। ठीक है बात? दरी तथा कंबल को झाड़ने पर धूल के कण का अलग होना, अलग होना। ठीक है। सेम वही चीज आप लगा सकते हो इसमें, कि मान लो कि आप कपड़ा धुल करके लेकर के गए अर्गन पे टांगने के लिए। आपने उस कपड़े को निचोड़ा, निचोड़ दिया। अब निचोड़ने के बाद उसको डालने से पहले आप उसको फटकते हो, मतलब ऊपर से नीचे तक हिला देते हो, कि जिससे छोड़ थोड़े थोड़े भी पानी के कण होंगे तो वो अलग हो जाएंगे। इसमें भी कौन सा मूवमेंट लगा, कि जो कपड़ा है जब आप उसको मूवमेंट में लाए, लेकिन कणों को, जो पानी के कण होंगे, उनको क्या लगता है, उनको क्या लगता है कि अभी भी हमें रेस्ट में रहना चाहिए। और जैसे आप उस कपड़े को आप हिलाओगे, वो पानी के कण अपनी इनर्शिया की वजह से वहीं पर रुके रह जाएंगे और कपड़ा नीचे आ जाएगा और वो अलग हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? ये होता है आपका पहला एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा देख लीजिए। अचानक गाड़ी के चलने पर, गाड़ी के चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ये गाड़ी है एक, मान लेते हैं, इस पर ये बैठा हुआ है। ठीक है बात? और ये गाड़ी क्या कर रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। जैसे ये गाड़ी स्टार्ट होगी तो इसकी जो बॉडी टच में है इस गाड़ी के साथ,
वो तो इस बॉडी के साथ क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ जाएगी, परंतु ये जो सर और जो टच में नहीं है वो अपनी इनर्शिया को मेंटेन करेगा और ये किधर चला जाएगा, पीछे की तरफ। समझ में आ गई बात। जैसे गाड़ी मूव करेगी तो नीचे वाला पोर्शन जो इसके पैर के लंबर के नीचे वाला सेक्शन है वो तो टच में है गाड़ी के, वो सीधे कहाँ बढ़ जाएगा, आगे की तरफ। परंतु ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अपनी इनर्शिया को मेंटेन करेगा रेस्ट में रहने के लिए, और ये पीछे रहता है और ये आगे बढ़ता। यात्री क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाता है। अचानक गाड़ी के चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुक जाना। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ठीक। तीसरा, कांच में पत्थर मारने से टूट जाना। वहीं गोली मारने से छेद हो जाना। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई ये ग्लास है, इसके पार्टिकल सब आपस में क्या होंगे, अटैच्ड रहेंगे। ठीक है बात। इसके पार्टिकल सारे के सारे क्या है, आपस में अटैच है। आपने जब गोली मारी तो सिर्फ इतना ही पार्टिकल क्या हुआ, उसका डैमेज हुआ, लेकिन बाकी के पार्टिकल इनर्शिया में थे, अपने रेस्ट पोजीशन में थे, इनर्शिया में थे, उन्हें पता नहीं चल पाया और ये कांच में हमेशा क्या होगा, छेद हो जाएगा। परंतु वहीं पर पत्थर मारोगे तो पत्थर मारने से क्या होगा कि जितनी भी एनर्जी लेकर के पत्थर आया, धीरे आया है, धीरे आएगा तो वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पूरे पार्टिकल में, और सबकी इनर्शिया क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। जो भी ये फोर्स लेकर के, फोर्स के साथ एनर्जी आएगी, जो भी फोर्स के साथ लेकर के आया होगा वो तुरंत क्या होगी, इस पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और कांच टूट जाएगा पत्थर मारने पर। परंतु जब आपकी गोली चलती है तो वो इतनी स्पीड में रहती है कि सिर्फ उतना ही हिस्सा आपका प्रभावित होता है और बाकी के हिस्से जो होते हैं वो रेस्ट पोजीशन में अपने इनर्शिया को मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि फोर्स डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाता है। जो फोर्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाएगा। तो कांच में पत्थर मारने से टूट जाता है, वहीं गोली मारने से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, छेद। क्योंकि कांच पर अगर पत्थर मारोगे तो उसका लगाया हुआ फोर्स पूरे कांच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, परंतु जब आप गोली चलाओगे तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बाकी के जो भी आपके पार्टिकल्स होंगे कांच के वो अपनी इनर्शिया को मेंटेन कर लेंगे। कौन सी इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। फिर चौथा, पेड़ को हिलाने से फलों का टूट कर गिर जाना। ठीक है, मान लो ये कोई आपकी पेड़ है। ठीक है, और इस पर क्या लगा हुआ है, आपके फल लगे हुए हैं। ठीक। अब कोई व्यक्ति नीचे से आता है और इसको पकड़ के जोर जोर से क्या करता है, हिलाता है, जोर जोर से क्या करता है, इसको हिलाता है। तो क्या होगा, पूरी बॉडी जो होगी वो मूवमेंट में आ जाएगी, परंतु ये फल जो होंगे वो अपने किस पोजीशन पे रहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये जब पेड़ हिलेगा तो ये टूट करके क्या होंगे, नीचे की तरफ गिर जाएंगे। ठीक है। तो कोई भी वस्तु होती है वो तब तक, अब अगर आप इस पर बल लगा खींच लोगे तो टूट ही जाएगा, परंतु नीचे से हिलाने पर पूरी बॉडी जो है, पूरे जो पेड़ होगा वो मूवमेंट में आ जाएगा, परंतु ये जो आपके फल होंगे ये अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की वजह से पेड़ मूवमेंट में आया और ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहे और ये टूट करके नीचे गिर जाएंगे। ठीक है बात, इतना आप लोगों को दिमाग में रखना है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। ठीक। अब इसके बाद आप बात करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन की। इनर्शिया ऑफ मोशन की, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। तो देखिए गति का जड़त्व क्या कहता है, यदि कोई वस्तु गति में है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी
जब तक उसे रोकने के लिए कोई बल न लगाया जाए। अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until unless external force is not applied on it to stop। मान लो कोई वस्तु है और वो मूव कर रही है, और तब तक वो मूव करती रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल हम ना लगाएं। तो इनर्शिया से आपने दो चीजें समझी। इनर्शिया क्या होता है? जड़त्व होता है किसी भी वस्तु का, और ये दो तरीके से होता है, या तो वह रेस्ट का होगा, विराम का होगा, या तो वो मूवमेंट का होगा। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर आरोपित ना किया जाए, जिससे उसकी इनर्शिया ब्रेक होगी और वो मूव करना शुरू करेगी। कोई वस्तु अगर मूवमेंट में है तो वो तब तक मूवमेंट करती रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल लगा करके आप उसे रोकेंगे नहीं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? अचानक गाड़ी के रुकने पर, अचानक गाड़ी के रुकने पर यात्री आगे की ओर, आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई कार है आपकी, ठीक, और ये मूव कर रही है, और इसमें एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक, एक आदमी क्या है, इसमें बैठा हुआ है। जैसे ही ये ब्रेक अप्लाई करेगा तो आपकी नीचे वाली बॉडी जो कि कार के संपर्क में रहेगी वो रुक जाएगी। वो तो रुक गई, लेकिन ऊपर वाली बॉडी जो है वो अभी भी मूवमेंट में रहती है, क्योंकि वो किस 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 में है, इनर्शिया ऑफ मोशन को फॉलो कर रही है। जैसे ब्रेक लगेगा तो ये बॉडी आगे की तरफ जाने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इसलिए आदमी क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, दूसरा, तेजी से दौड़ता हुआ धावक अचानक रुकता है, रुकता है तो गिर जाता है। सेम वही चीज, अगर कोई व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा है और अचानक वो उसने अपने आप को रोक लिया तो उसकी बॉडी किस में रहेगी, इनर्शिया ऑफ मोशन में, और ये क्या होगा, तुरंत गिर जाएगा। तीसरा, ट्रेन से कूदने पर यात्री कुछ दूर तक ट्रेन की दिशा में भागता है। ठीक है, ट्रेन से कोई आदमी अगर कूदता है तो ट्रेन की दिशा में, अगर ट्रेन आपकी मूव कर रही है इस दिशा में, मान लीजिए ट्रेन अगर आपकी इस दिशा में मूव कर रही है, तो कोई आदमी अगर प्लेटफॉर्म पर कूदेगा तो वह इसी दिशा में कुछ दूर तक भागते हुए रहेगा। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो तुरंत वो क्या होगा, गिर जाएगा। इससे ट्रेन की दिशा में ही अगर जब भी कोई कूदता है तो ट्रेन की, वैसे कूदना नहीं चाहिए, तो बहुत गलत चीज होती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के नाते गिरने के चांसेस, सरक करके ट्रेन की पटरी पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि
आप इनर्शिया ऑफ मोशन में रहते हैं, और जैसे ही आप कूदेंगे और अपने आप को रोकने का प्रयास करेंगे, आप तुरंत गिर जाएंगे। ट्रेन के साथ साथ आप भी मूवमेंट में रहते हैं, तो तुरंत ही आप रुक नहीं पाएंगे, कुछ दूर तक आपको भागना पड़ेगा। चौथा, लंबी कूद मतलब लॉन्ग जंप, लंबी कूद के पहले एथलीट कुछ दूरी तक दौड़ लगाता है। दौड़ लगाने का मतलब क्या है कि अगर कोई एथलीट दौड़ना चाह रहा है तो पहले वो अपनी बॉडी को क्या करेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन में ले आएगा, और जब वो फेंकेगा अपनी बॉडी को आगे की तरफ, तो उसी मोशन के तहत वो आगे की तरफ और ज्यादा तक जा सकता है, क्योंकि उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन काम करेगा और वो उसी दिशा में और थोड़ी दूरी तक वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये था न्यूटन का पहला नियम, जिसको आप इनर्शिया का नियम भी कह सकते हो या गैलीलियो का सिद्धांत भी कह सकते हो। इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन की बात होती है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन की, न्यूटन के दूसरे नियम की। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का दूसरा गति संबंधित नियम। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम जो है वो मोमेंटम का है। ठीक है, इस नियम के द्वारा बल का समीकरण प्राप्त होता है। फ्रॉम दिस नियम, फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस लॉ वी गेट फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है बात। अब इस नियम के द्वारा क्या कहा जाता है, बल संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। इट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली proportional to change in rate of momentum। याद करिए, इसको मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि संवेग परिवर्तन इम्पल्स कहलाता है, लेकिन संवेग परिवर्तन की दर बल कहलाती है। वही चीज है ये यहाँ पे। तो बल क्या हो गया, फोर्स, इसके समानुपाती हो गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। F is directly proportional to m v2 minus m v1 upon t। F is directly proportional to m कॉमन हो जाएगा, v2 minus v1 upon t। F is directly proportional to m डेल्टा v upon t। तो F बराबर प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास, डेल्टा v अपॉन टी क्या होता है, एक्सिलरेशन। समझ में आ गई बात। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, एक्सिलरेशन के। तो आप लिख सकते हैं F बराबर एम ए। ठीक है, ये होता है। तो पहले वाले से आपको बल की डेफिनेशन मिली। बल क्या है, बल एक पुश या पुल है जो कि किसी भी बॉडी के इनर्शिया को ब्रेक करता है,
इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी हो सकती है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी हो सकती है। अब ये बल क्या होता है, अब ध्यान समझिएगा। बल क्या होता है? बल का जो समीकरण है उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। यहाँ पर फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम रेट होता है, मतलब मोमेंटम के परिवर्तन की दर को आप बल बोलते हो, ठीक है। m v2 - v1 अपॉन टी करोगे तो फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? F बराबर ma हो जाएगा। ठीक, अब इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पर है? एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके? देखिए, पहला क्या होगा? कराटे का खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। दूसरा, कील को दीवार में गाड़ने के लिए गाड़ने के लिए बड़े हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से ज्यादा चोट लगती है। अभी समझाता हूं क्या है ये, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चौथा, गद्दे की तुलना में फर्श पर ज्यादा चोट लगेगी। ठीक है। ऊंची या लंबी कूद के लिए जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है। अब आप कहोगे, सर जी इसमें ज्यादातर जो नियम आप बता रहे हो ना, जैसे ये वाला नियम बताए, ये वाला नियम बताए, तो ये सब तो सर थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। लेकिन बाबू यहाँ पर जब हम बात करते हैं फोर्स कितना लगेगा, तो वहां चोट आ गई ना। कोई भी क्रिया होगी तो उसके पीछे क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी। अगर आप क्रिया प्रतिक्रिया को देखोगे, एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन हो जाता है। तो अगर आपको चोट को कम करना होगा तो उस जगह के मास को आपको कम करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? जैसे अगर मैं मान लूं एक फोम का आपको एक दीवार दे दूं, फोम की दीवार, और एक आपको मैं कंक्रीट की दीवार दे दूं। ये फोम की दीवार है और एक कंक्रीट की दीवार है। आप इस पर क्या करो? सेम इंटेंसिटी से पंच मारो। सेम इंटेंसिटी से क्या करो? पंच मारो। आपको चोट किस में ज्यादा लगेगा? कंक्रीट वाले में लगेगा। लेकिन वहीं पर फोम वाले पर क्या सेम इंटेंसिटी से आपने पंच मारा है, तो यहाँ जो रिएक्शन इसके ऊपर किया जा रहा है वही तो चोट है, वो भी तो बल लगा रहा है आपके ऊपर। वो भी तो आपके ऊपर बल लगा रहा है। तो अगर आपके बल का आपको अमाउंट कम करना है, जो कि आपकी रिएक्शन का फोर्स हो जाता है, वो क्या होगा? आपको उसके मास को कम करना पड़ेगा। ठीक है बात? तो कराटे का खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारते हैं, तो सीधी सी बात है, आप फोर्स को बढ़ा दोगे। फोर्स को क्या करोगे? बढ़ा दोगे। फोर्स बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, तेजी से हाथ को नीचे ले आना पड़ेगा। तेजी से हाथ को नीचे को लेके आओगे और ईंट टूट जाएगी। दूसरी चीज, कील को दीवार में गाड़ने के लिए बड़े हथौड़े का प्रयोग करना पड़ता है। मान लीजिए कोई भी दीवार है एक, उस पर आपको कील को गाड़ना है। ठीक है बात? उसको आप पे क्या करना है? कील को गाड़ना है। अगर आप इस कील को गाड़ना चाहते हो तो इससे बड़े हथौड़े का प्रयोग आपको
करना पड़ेगा। अगर आप बड़े हथौड़े का प्रयोग नहीं करोगे, इसका मास आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मास आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी फोर्स क्या होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो मास जैसे आपने बढ़ाया और सेम एक्सेलरेशन के साथ अगर मारोगे छोटे हथौड़े से तो ये नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप जैसे आपने मास बढ़ाया और एक्सेलरेशन उतना ही रखा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। एफ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, आपने इसके मास को बहुत बड़ा हथौड़ा ले लोगे, एक बार चोट करोगे उतने एक्सेलरेशन के साथ जितने छोटे हथौड़े के साथ कर रहे हो, ये कील क्या होगी, अंदर की तरफ घुस जाएगी। अब देखो, टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से ज्यादा चोट लगती है। अब टेनिस की जो गेंद होती है वो थोड़ी सी पुचपुची सी होती है, ठीक है। और क्रिकेट की गेंद की बात करेंगे तो जैसे कॉर्क के बाल का प्रयोग किया जाता था, पता नहीं जिसने भी क्रिकेट खेला होगा वो जानता होगा, लाल रंग की आती थी पहले कॉर्क की गेंद, ठीक है। उसका जो मास होता है बहुत ज्यादा होता है, जैसे अगर उसका मास अगर आप द्रव्यमान देखोगे तो कॉर्क की गेंद का बहुत ज्यादा होता है, अगर उससे आपको चोट लगेगा तो ज्यादा चोट खाओगे, क्योंकि मास उसका क्या है, ज्यादा है, उसके द्वारा लगाया हुआ बल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक। गद्दे की तुलना वाला बता दिया, गद्दे की तुलना में फर्श पर ज्यादा चोट लगती है, क्योंकि गद्दे का जो आपका द्रव्यमान रहेगा वो कम रहता है, वहीं पर फर्श का द्रव्यमान क्या रहेगा, वो ज्यादा रहेगा। ऊंची या लंबी कूद के लिए जमीन को खोद दिया जाता है। जमीन को खोदने का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति है जो कि लॉन्ग जंप के लिए आ रहा है दौड़ते हुए, यहां से दौड़ते हुए आएगा, तो इस पूरे हिस्से को खोद दिया जाता है कि कहीं पर भी ये व्यक्ति अगर गिरे तो इसके द्वारा लगने वाला जो रिएक्शन वाला फोर्स है वो कम हो जाए। अगर ये पूरी की पूरी तरह से जो रोड पर ही अगर कोई व्यक्ति कूदता है तो उसे चोट ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसके द्वारा लगाया जाने वाला रिएक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो जमीन को खोद दोगे तो या इसका क्या होगा, रिएक्शन कम लगेगा, जो रिएक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है बात। तो जो चोट की आप इंटेंसिटी देखोगे वो किससे लगती है, आपकी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो पहले वाले से हमें बल की डेफिनेशन मिलती है, दूसरे वाले से बल का सूत्र मिल जाता है, फॉर्मूला ऑफ फोर्स मिल जाता है। तीसरा तीसरा जो नियम रहेगा उसमें आपको बल का गुण पता चलेगा, प्रकृति पता चलेगा, ठीक है बात। चलिए अब देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का तीसरा गति संबंधित नियम, ठीक, ठीक। इससे बल की प्रकृति, गुण, क्रिया, प्रतिक्रिया भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड एक्शन, रिएक्शन, नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, होगा क्या, मान लीजिए अगर आप किसी भी दीवार पर एक मुक्का मारेंगे, पंच मारेंगे, तो वो भी दीवार आपके ऊपर क्या करेगा, बल लगाएगा। तो इसको कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। जितना बल आप किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी वस्तु के ऊपर आरोपित करते हो, ठीक उसी के विपरीत उतना ही बल वो आपके ऊपर भी आरोपित करती है। इसको एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। ये थर्ड नियम है। ठीक है बात। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ में आपने क्या क्या देखा, इस बल की प्रकृति, गुण या प्रतिक्रिया भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन, नेचर ऑफ द फोर्स। बल जो होगा वो हमेशा जोड़ों में लगेगा। बल क्रिया प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाला बल है। नाव से उतरने पर नाव पीछे की ओर चली जाती है। नाव को चलाने के लिए चप्पू से पानी को पीछे की तरफ ढकेलना पड़ता है। रॉकेट के